हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग मार्क। आज हम बिल्कुल आसान सा लेसन करने वाले हैं जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आप कहोगे सर ये लेसन आसान का है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट बड़ा टफ लेसन है, हम कई जगह से कई बार कर चुके हैं फिर भी समझ नहीं आ रहा है या तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। लेकिन यकीन मानिए आज जब इस लेसन को आप लोग करेंगे तो ये लेसन आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा और आज के बाद इस लेसन को आप लोग कभी भी भूलने वाले नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब इस लेसन को समझने के लिए हमें एक वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये बाइपोलैरिटी क्या होता है, और बाइपोलैरिटी को समझने के लिए हमें हमारी बातें शुरू करनी पड़ेगी कहां से? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको बताएं 1939 से लेकर के 1945 तक दुनिया के अंदर एक गेम खेला गया। उस गेम का नाम था वर्ल्ड वॉर 2, यानी एक गेम जिसमें क्या हो रहा है? वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो ये वॉर वाला गेम दुनिया के अंदर जो है वो खेला गया। अब ये जो वॉर वाला गेम दुनिया के अंदर चला, मैं आपसे पूछूं कि इस गेम में कौन कौन शामिल थे, तो आप लोग कहेंगे सर इस गेम के अंदर एक तो जो है अलाइड पावर्स शामिल थी, और दूसरी ओर इस गेम के अंदर जो ये वॉर वाला गेम था एक्सिस पावर शामिल थी। अब फिर मैंने पूछा कि बताओ भाई अलाइड पावर्स जो थी वो कौन कौन सी थी और एक्सिस पावर थी वो कौन कौन सी थी, तो आप इजीली बता सकते हो क्योंकि आपको ये बातें पता है कि अलाइड पावर्स की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल था यूके, इसमें शामिल था यूएसए, इसमें शामिल था यूएसएसआर और चाइना। इन सबको मिलाकर के हम लोग क्या बोलते थे? बिग फोर बोलते थे। इसके अलावा इसमें शामिल था कौन? फ्रांस भी। और जहां तक बात है एक्सिस पावर्स की, तो एक्सिस पावर्स के अंदर शामिल था जर्मनी। जर्मनी के अलावा और कौन शामिल था? तो हम कहेंगे जापान शामिल था। और जापान के अलावा अगर हम कहें कि और कौन शामिल था तो हम लोग कहेंगे इटली इसके अंदर शामिल था। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर वाला गेम होता है 1939 से 1945 तक। अब जब ये वर्ल्ड वॉर वाला गेम खत्म हो जाता है 45 में, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। जब ये वॉर खत्म हो गया तो इन सारे देशों का क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे देश तो हार गए थे, इनको छोड़ दो। जो जीते उनमें से यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गई थी? डैमेज हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो ये लोग अब कुछ करने लायक वैसे भी नहीं थे। उसके बाद बात आती है चाइना की। तो चाइना के अंदर क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिविल वॉर, गृह युद्ध शुरू हो गया था। एक तरफ चाइना में माओवादी लोग थे, दूसरी तरफ नेशनलिस्ट लोग थे, वो आपस में लड़ रहे थे। तो चाइना की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। बच कौन गया? तो आप लोग कहोगे सर एक तो यूएसए बच गया और दूसरा जो है यूएसएसआर बच गया। ठीक है, तो जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, उसके बाद दुनिया के अंदर यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों ही शक्तिशाली हैं, बाकी कोई अब शक्तिशाली नहीं है। और इन दोनों के बीच में ही लड़ाई शुरू हो जाती है दुनिया पे राज करने को लेकर के, और उसी लड़ाई को हम लोग बोलते हैं कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन दोनों के बीच में शुरू हो जाता है। और कोल्ड वॉर चलता है कब तक? 1991 तक। 1991 में जब इन दोनों में से एक, जिसको हम क्या कहते हैं, यूएसएसआर, क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और उसके खत्म होने के साथ ही जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो जाता है। अब आप पूछोगे कि सर बाइपोलैरिटी का मतलब बता दो, कोल्ड वॉर का मतलब बता दो, तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम बाइपोलैरिटी का मतलब देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखता हूं बाइपोलैरिटी का मतलब, यहां से आप लोग इसको समझ लीजिएगा, फिर कोल्ड वॉर पे आते हैं। बाइपोलैरिटी का सिंपल सा मतलब है कि दुनिया की सारी शक्ति दो लोगों के हाथ में आ गई है। ठीक है, दुनिया की सारी शक्ति दो लोगों के हाथ में आ चुकी है। तो आप सिंपली इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ सिचुएशन। अब देखो नोट्स बनाने बड़े जरूरी है।
आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा ताकि एग्जाम में ये नोट्स आपकी हेल्प कर सके। सो इट इज अ सिचुएशन इन विच ग्लोबल पावर, पूरी जो शक्ति है, वैश्विक शक्ति है, ग्लोबल पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड, वो आ जाए, किसके पास आ जाए? इन टू हैंड्स, टू हैंड्स। ठीक है, तो यहां पे यही तो हो रहा है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो दुनिया में केवल 2 ही शक्तियां बची है, 2 ही सुपर पावर बची है, यूएसए और यूएसएसआर। दुनिया की सारी शक्ति इन्हीं लोगों के पास ही तो है। तो जब 2 के पास ही सारी शक्ति है, इसी को तो क्या बोलते हैं? बाइपोलैरिटी बोलते हैं, कि दुनिया के अंदर शक्ति के 2 केंद्र, 2 सेंटर बन गए हैं, 2 पोल बन गए हैं और उनके अलावा और कोई पोल नहीं है। जब दुनिया में शक्ति के बहुत सारे पोल्स हो, बहुत सारे केंद्र हो, बहुत सारे देशों के पास शक्तियां हो, बटी हुई हो शक्ति एक तरह से, तो उसको बोलते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। लेकिन यहां पे तो 2 के पास ही सारी शक्ति है, तो इसको बोल दिया बाइपोलर वर्ल्ड, या इस सिचुएशन को बोल दिया बाइपोलैरिटी। तो आपको समझ में आ गया कि बाइपोलैरिटी क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जब दुनिया की सारी शक्ति केवल 2 ही के पास आ गई है, 2 ही देशों के पास सारी शक्ति है, और इन दोनों के बीच में ही क्या स्टार्ट हो गया? कोल्ड वॉर। अब आप पूछोगे सर ये कोल्ड वॉर क्या होता है, इसको थोड़ा सा जो है समझा दीजिए। तो इसको समझिएगा, कोल्ड वॉर पहले समझते हैं क्या नहीं है। तो आप कहोगे कि कोल्ड वॉर जो है वो एक्चुअल वॉर नहीं है, नॉट एन एक्चुअल वॉर। मतलब एक्चुअल वॉर क्या होता है कि 2 लोग आए, आपस में लड़े, 2 देश है आपस में लड़ रहे हैं, तो उसको तो एक्चुअल वॉर बोलोगे। लेकिन कोल्ड वॉर एक्चुअल वॉर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो टेंशन होती है, मतलब जो तनाव का स्तर है, वो एक्चुअल वॉर से भी ज्यादा होता है। अब आप कहोगे सर एक्चुअल वॉर तो है नहीं, मतलब ये दोनों आपस में सीधे तो लड़ नहीं रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि टेंशन जो है वो ज्यादा है। कैसे है वो थोड़ा सा समझा दो। तो चलिए समझते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार के लिए। अब मैंने कहा टेंशन ज्यादा है, क्यों टेंशन ज्यादा है? 2 कारणों की वजह से। पहला, ये जो कोल्ड वॉर होता है ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर होता है। आइडियोलॉजिकल वॉर, आइडियोलॉजिकल वॉर का मतलब है कि इन दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी अपनी विचारधारा थी। ठीक है, दोनों के अपने अपने विचार थे और दोनों चाहते थे कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो विचारधारा है, वही दुनिया पे डोमिनेट करे, उसी का जो है दुनिया में सब जगह प्रचार हो। तो उस चीज को लेकर के इनके बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर था। आइडियोलॉजिकल वॉर जल्दी से खत्म नहीं होते हैं, तो क्योंकि हर एक चाहता है कि भाई मेरी विचारधारा दुनिया पे डोमिनेट करे, तो बड़ा लंबा चलता है। दूसरी चीज जो थी जिसकी वजह से टेंशन थी वो क्या था कि सीधा वॉर तो नहीं हो रहा था, लेकिन प्रॉक्सी वॉर होते थे। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है इनडायरेक्ट वॉर। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों टर्म्स जो है मुश्किल सी लग रही है, आइडियोलॉजिकल वॉर क्या है, प्रॉक्सी वॉर क्या है, एक बार जल्दी से समझा दो। बड़े आसान सी है दोनों बातें, जल्दी से दोनों को समझते हैं। पहले किसको समझिए, आइडियोलॉजिकल वॉर को या प्रॉक्सी वॉर को? पहले समझते हैं प्रॉक्सी वॉर को। ठीक है, अब प्रॉक्सी वॉर के मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं कि ये एक्चुअल वॉर नहीं था, सीधे तो लड़े नहीं। तो क्या करते थे ये लोग, अपने से जो दूसरे देश जो इनका सहयोग कर रहे थे, जो दूसरे देश जो इनके सहयोगी थे, उनको आपस में लड़वा देते थे। सीधे कभी खुद नहीं लड़े, लेकिन जो दूसरे देश इनके सहयोगी थे उनको आपस में लड़वा देते थे। जैसे 2 एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं वियतनाम वॉर का। वियतनाम वॉर, वियतनाम वॉर कब से कब तक चला? 1955 से 1975 तक। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कोरियन वॉर का। अब ये जो कोरियन वॉर था ये कब से कब तक चला? 1950 से 1953 तक। अब लड़ कौन रहा था इसके अंदर? अगर हम बात करें तो साउथ वियतनाम और दूसरा था नॉर्थ वियतनाम। ये दोनों के बीच में था नॉर्थ वियतनाम। और अगर कोरिया की अगर हम बात करें तो अगेन यहां पे भी एक तरफ था साउथ कोरिया और दूसरी तरफ था नॉर्थ कोरिया। इनके बीच में ये फाइट चल रही थी, ये वॉर जो है वो चल रहा था। अब होता क्या था, ये जो वियतनाम है,
इसको सपोर्ट करता था यूएसएसआर और चाइना कि भाई तुम युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ है। जो साउथ वियतनाम था, इसको सपोर्ट कौन करता था? यूएसए, कि भाई हम तुम्हारे साथ है, तुम युद्ध करो, और इनको आपस में लड़वा दिया। तो इस तरीके से प्रॉक्सी वॉर्स होते थे, एक्चुअल वॉर दोनों के बीच में नहीं था। सेम यहां पे जो साउथ कोरिया था उसको सपोर्ट कौन करता था? यूएसए, और जो नॉर्थ कोरिया था उसको सपोर्ट कौन करता था? यूएसएसआर और चाइना। तो इस तरीके से प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं वो लगातार होते रहते थे, ये देश आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन एक्चुअल वॉर यूएसए यूएसएसआर के बीच में नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा गया कि टेंशन और भी ज्यादा थी, क्योंकि दुनिया भर के अंदर ऐसे प्रॉक्सी वॉर्स जो है वो चल रहे थे, तनाव का माहौल था। अब दूसरी बात पे आते हैं, आइडियोलॉजिकल वॉर। इसको इरेज कर दें, होपफुली ये आप समझ गए होंगे। अब आप पूछोगे कि सर ठीक है, प्रॉक्सी वॉर तो हमें समझ में आ गया, ये आइडियोलॉजिकल वॉर क्या था वो समझाइए। तो समझो, हमारे पास दो सुपर पावर्स है, एक साइड है यूएसए, एक साइड है यूएसएसआर। अब यूएसए जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, और यूएसएसआर जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं सोशलिज्म, मतलब समाजवाद। अब आप पूछोगे सर ये कैपिटलिज्म सोशलिज्म क्या है, ये भी एक बार जल्दी से बता दो। हालांकि हम पहले वाले लेसन्स में कर चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? कैपिटलिज्म का सिंपल सा मतलब है क्या? कि जो ओनरशिप होगी, ओनरशिप वो प्राइवेट होगी, मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, ठीक है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाते हैं, एक बार मैं यहां बता देता हूं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इनमें आ जाता है लैंड, लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज। इन सारी चीजों के ऊपर जो कंट्रोल होगा वो प्राइवेट लोगों का होगा, जबकि सोशलिज्म में इन सब के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो स्टेट का, यानी कि राज्य का होता है। हर चीज की मालिक कौन होगी? सरकार होगी। वहां पे प्राइवेट लोगों के पास मालिकाना हक नहीं होगा। आप पूछोगे घरों की मालिक कौन है? सरकार है। फैक्ट्रियों की मालिक कौन है? सरकार है। बिल्डिंग्स की मालिक कौन है? सरकार है। रोड्स किसके हैं? सरकार के हैं। तो सोशलिज्म में क्या होता है? स्टेट का कंट्रोल होता है, जबकि कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होती है। दूसरा, यहां पे मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, और यहां पे मेन मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ पब्लिक, लोगों का कल्याण करना। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट कमाना है, यहां पे लोगों का कल्याण करना है। तीसरा क्या आ जाएगा? इन वाले देशों में जहां पे कैपिटलिज्म फॉलो किया जाता है, इनइक्वालिटी दिखाई देती है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि अमीर गरीब की खाई दिखाई देगी, बहुत ज्यादा लोग गरीब होंगे, कुछ लोग अमीर होंगे। जबकि सोशलिज्म में क्या होता है? इनइक्वालिटी जो है वो बहुत कम होगी, मोर और लेस इक्वल होंगे लोग। ठीक है, मोर और लेस इक्वल। क्या बात आ गई समझ में? तो अगर आप इनको समराइज करो तो आप कह सकते हो कि कैपिटलिज्म वाली जो विचारधारा है इसमें जो गरीब है उनका शोषण होता है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट कमाना एम है, इनइक्वालिटी है। और जो सोशलिज्म वाली विचारधारा है इसका मतलब क्या है? शोषण को, एक्सप्लॉटेशन को खत्म करना, सारी चीजें स्टेट के कंट्रोल में है, लोगों का कल्याण करेगी सरकार, और इक्वालिटी होगी। ठीक है, तो ये दोनों आइडियोलॉजीज थी इन दोनों सुपर पावर्स की, और दोनों ही चाहते थे कि हमारी वाली आइडियोलॉजी जो है वर्ल्ड में डोमिनेट करे, और इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया? आइडियोलॉजिकल वॉर बोल दिया। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? अब आप कहोगे सर कि हमें लग तो रहा है कि भाई कोल्ड वॉर में टेंशन तो है, तो टेंशन और भी ज्यादा थी, कैसे? अभी बताता हूं। इसको इरेज करते एक बार। इसको इरेज करने के बाद अब हम लोग एक और पॉइंट पढ़ते हैं कि जिसकी वजह से टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी। हुआ क्या कि इन दोनों ही सुपर पावर्स ने अपने अपने मिलिट्री अलायंस बना लिए। ठीक है, क्या बना लिए? अपने अपने मिलिट्री अलायंस, मतलब सैन्य गठबंधन। अब मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या हुआ? दोनों ने अपने अपने सैनिक गुट बना लिए। अब कौन से ने कौन सा सैनिक गुट बनाया एक बार देखते हैं।
यूएसए ने अपने 3 मिलिट्री अलायंस बनाए। यूएसएसआर ने अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया। कौन कौन सा देखो, यूएसए ने पहला जो मिलिट्री अलायंस बनाया उसका नाम है नाटो। कब बनाया? 1949 में। अब नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी से याद करो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फुल फॉर्म में लिख देता हूं यहां पे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या याद रहेगा? और ये वाला जो मिलिट्री अलायंस है ये आज भी काम कर रहा है। टोटल 32 मेंबर्स हैं आज भी इसके। बाकी सारे जो मैं बताऊंगा वो तो अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये वाला जो मिलिट्री अलायंस था ये आज भी काम कर रहा है और टोटल 32 मेंबर्स इसके हैं। दूसरा जो अलायंस बनाया, मिलिट्री अलायंस बनाया यूएसए ने, उसका नाम था सिएटो। सिएटो बनाया कब? 1954 में। क्यों बनाया? पहले इसकी फुल फॉर्म देखो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? याद करेंगे साथ के साथ, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पे यूएसएसआर का प्रसार रोकने के लिए, ठीक है, वहां पे यूएसएसआर अपना कब्जा ना कर पाए, इस वजह से इन्होंने सिएटो बनाया। और उसके बाद थर्ड इन्होंने बनाया सेंटो। थर्ड बनाया सेंटो। कब बनाया? 1955 में। ठीक है, सेंटो का मतलब हो गया क्या? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मींस क्या कि जो हमारा सेंट्रल एशिया है, ठीक है, मध्य पूर्व एशिया है, वहां पे यूएसएसआर अपना कंट्रोल ना कर सके, इसलिए इन्होंने ये वाला मिलिट्री अलायंस बनाया। टोटल 3 बनाए, नाटो, सिएटो, सेंटो। ठीक है, अब 3 मिलिट्री अलायंस ये बना चुके हैं, तो ये भी कुछ करेंगे। तो इसके जवाब में इन्होंने अपना मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। कब बनाया? 1955 में। ठीक है, तो इन्होंने अपना मिलिट्री अलायंस बना लिया, इन्होंने अपना मिलिट्री अलायंस बना लिया, और दोनों के जो मिलिट्री अलायंस है वो आपस में क्या कर रहे हैं? अब वही प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, दूसरे देशों को लड़वा रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ यहां पे चल रहा है। अब एक बात बताओ, जब दुनिया के अंदर मिलिट्री अलायंसेस बनेंगे तो दुनिया के अंदर टेंशन बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी। तो इस वजह से जो कोल्ड वॉर था वहां एक्चुअल वॉर तो नहीं था, लेकिन टेंशन का जो माहौल था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि आइडियोलॉजिकल वॉर है। दोनों चाहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी डोमिनेट करे, प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे हैं, मिलिट्री अलायंसेस बन रहे हैं, तो ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, वार्सा पैक्ट यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही खत्म हो गया था। ये 1977 में और ये 1979 में खत्म हो गया। लेकिन अभी भी जो एक्टिव है वो कौन सा है? नाटो अभी भी क्या है? एक्टिव है। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 32 है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो आप लोग याद रखेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए, बाइपोलैरिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है। कोल्ड वॉर का मतलब समझ में आ गया होगा कि कोल्ड वॉर क्या है? एक्चुअल वॉर नहीं है बल्कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। कोल्ड वॉर में कौन कौन शामिल था, क्या क्या चीजें हुई, ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। और जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसी के साथ कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। जो बाइपोलर वर्ल्ड बना था, मतलब दुनिया के अंदर शक्ति के जो 2 केंद्र बने थे उनमें से एक खत्म हो गया, तो एक ही बच गया सुपर पावर, कौन सा? यूएसए। उसी के साथ बाइपोलैरिटी जो है वो भी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब इस लेसन के अंदर हमें कहता है कि भाई जो जीता, यानी कि जो सुपर पावर बची, उसके बारे में मत पढ़ो। पढ़ो किसके बारे में? जो सुपर पावर नहीं रही, यूएसएसआर के बारे में। ठीक है, तो अब इस पूरे लेसन के अंदर हम लोग जो है यूएसएसआर के प्रति अपना जो लगाव है, यूएसएसआर के प्रति हमारा जो स्नेह है वो दिखाएंगे और उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हम स्टार्ट करने वाले हैं अब यूएसएसआर के बारे में पढ़ना। अब जब इस लेसन को आप लोग पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में ही एक ओवरव्यू दिया गया है और उसमें बर्लिन के बारे में बात की गई है।
हम भी बर्लिन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी केस स्टडी को थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे कि ये यूएसएसआर क्या था, कहां से आया, ये सब कुछ, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ेंगे और इसको हम कवर करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर एक हेडिंग है, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम, ठीक है। इस हेडिंग के अंदर अब हम सब कुछ जो है पढ़ेंगे यूएसएसआर के बारे में। ये जो सोवियत वर्ड है ना यहाँ पे, इसका मतलब जो है आप यूएसएसआर ही लिख लो, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है कि यूएसएसआर का सिस्टम क्या था, सोवियत सिस्टम मतलब यूएसएसआर का सिस्टम क्या था, वही हमें पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे कि यूएसएसआर की फॉर्मेशन कहाँ से हुई और फिर उसके फीचर्स वगैरह देखेंगे। यूएसएसआर को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, कहाँ पे, 1894 में। अब 1894 में होता क्या है कि जो रशिया है, इस रशिया के अंदर एक शासक जो है वो आते हैं। उन शासक का नाम क्या है, जार निकोलस सेकंड, ठीक है। तो रशिया के अंदर 1894 में राजा बन जाते हैं और राजा का नाम क्या है, जार निकोलस सेकंड है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी राजा होगा वो राजा कैसा होगा, दमनकारी होगा, है ना। जार निकोलस जैसे नाम ही जार है, तो आप समझ सकते हो कि जार निकोलस सेकंड जो है वो क्या है, एक दमनकारी राजा है, निरंकुश राजा है ना, प्रजा का शोषण करने वाला राजा है। तो यहाँ पे 1894 में रशिया में जार निकोलस सेकंड जो है वो राजा बनते हैं। अब जब ये राजा बन जाते हैं और लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद इस अत्याचार से निजात दिलाने के लिए 1912 में, 1912 में रशिया के अंदर एक पार्टी बनती है जिसका नाम है बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी। ये पार्टी इस राजा के दमनकारी शासन का अंत करना चाहती थी, इस राजा के दमनकारी शासन से लोगों को आजादी दिलाना चाहती थी। उसके बाद क्या होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चलता है। इस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो रशिया की जो स्थिति है वो और भी खराब हो जाती है। अब रशिया की स्थिति जब खराब हो जाती है इस वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही, तो होता क्या है कि 1917 में ये वाली पार्टी जो बोल्शेविक पार्टी बनती है, ये यहाँ पे रिवॉल्यूशन करती है, ठीक है, रिवॉल्यूशन को लीड करती है। तो यहाँ पे होता है एक रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप लोग इसको रशियन रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो कि 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही जब रशिया की स्थिति खराब हो गई थी, तो वहां पे रशियन रिवॉल्यूशन होती है। इसी का दूसरा नाम आप लोग लिख सकते हो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन बोल सकते हो, इसी को सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इनका जो मेन एम था वो समाजवाद की स्थापना करना था। अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो इसी को हम लोग सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसी को आप लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हो। तो इतने सारे अलग अलग नामों से ये जो रिवॉल्यूशन है वो जानी जाती है। तो हुआ क्या, जार निकोलस का शासन था, उसका शासन दमनकारी था, तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए एक पार्टी बनी जिसका नाम बोल्शेविक पार्टी है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रशिया की स्थिति खराब हो गई, तो इस पार्टी ने वहां पे रिवॉल्यूशन किया और इस रिवॉल्यूशन को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अब इस रिवॉल्यूशन के जो रीजंस थे वो क्या क्या थे, क्यों लोगों ने इस रिवॉल्यूशन को किया, तो पहला तो रीजन यही था टू इस्टेब्लिश सोशलिज्म। अभी मैंने बताया एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन, शोषण ना हो। दूसरा, टू अपोज कैपिटलिज्म। मतलब क्या कि भाई राजा और राजा के जो रिश्तेदार हैं, दोस्त है, उन्हीं के पास सारी प्रॉपर्टी है, उन्हीं के पास सब चीजों का मालिकाना हक है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको अपोज करना, अभी हमने कैपिटलिज्म देखा भी था। और टू इस्टेब्लिश सोसाइटी, या आप सिंपल लिख सकते हो इस्टेब्लिश एन
इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी समाज की रचना करना जहां पे सब लोग बराबर हो, है ना, ना कोई ऊंची कास्ट का, ना कोई नीची कास्ट का, ना कोई जो है अमीर ना गरीब। तो एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां इगैलिटेरियन हो, मतलब समता हो, समानता हो, वैसी सोसाइटी बनाना। तो ये इसके रीजंस थे। अब इस रिवॉल्यूशन को जो लीड करने वाले थे, इसका नेतृत्व करने वाले थे, उनका नाम क्या था? लेनिन। ठीक है, इस पूरी की पूरी रिवॉल्यूशन को जिन्होंने लीड किया, नेतृत्व किया, उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम था? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, लेनिन बड़े इंटरेस्टिंग जो है व्यक्ति थे। आपको पता होगा इंडिया में भगत सिंह जो है वो भी जो है लेनिन के बारे में पढ़ते थे। तो व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया? इस रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया। ये सारे रीजंस थे। और इस रिवॉल्यूशन का जो रिजल्ट निकल करके आया, जो आउटकम निकल करके आया, वो क्या आया कि रशिया के अंदर पहले मोनार्की थी, जार निकोलस का यहां पे शासन था, वो मोनार्की खत्म हो गई। मोनार्की खत्म हो गई और उसकी जगह सोशलिज्म की जो स्थापना है वो की गई। क्या इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई कि आउटकम निकल करके आया कि मोनार्की खत्म हो गई और उसकी जगह किसकी स्थापना कर दी गई? सोशलिज्म की जो स्थापना है वो यहां पे कर दी गई। मोनार्की खत्म हो गई, समाजवाद की स्थापना जो है वो यहां पे हो गई। अब जब यहां पे समाजवाद की स्थापना हो गई है 1917 की रिवॉल्यूशन के बाद, उसके बाद क्या हुआ? इसको इरेज कर दें, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। अगर यहां तक कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? मोनार्की जा चुकी है, सोशलिज्म की स्थापना हो चुकी है। अब एक ईयर आता है 1922। ठीक है, 1922। इस 1922 में होता क्या है? ये जो सोशलिज्म था, जैसे रशिया के अंदर जो है समाजवादी राज्य बन गया इस रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है, ऐसे ऐसे 7 राज्यों को मिला करके, ठीक है, 7 कंट्रीज को मिला करके फॉर्मेशन हुई यूएसएसआर की। कितनी कंट्रीज शामिल थी? 7 कंट्रीज शामिल थी। क्या ये बात आई समझ में कि वहां तो चलो भाई सोवियत गणराज्य बन गया, वहां पे तो रशिया जो है उसमें समाजवाद की स्थापना हो गई रिवॉल्यूशन के बाद। उसके बाद एक अटेम्प्ट किया गया कि हम जो है एक यूनियन बनाते हैं, जितने भी सोवियत रिपब्लिक्स हैं उनको मिला करके एक यूनियन बनाते हैं, और जो पहला राज्य है, बड़ा राज्य जो पहला बना समाजवाद के आधार पर, वो यूएसएसआर, तो वो बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1922 में यूएसएसआर की स्थापना की गई 7 कंट्रीज ने मिल करके। आज के आधुनिक समय के हिसाब से ये गिनती में 7 आती है, उस समय 4 थे। कौन कौन थे? रूस था, बेलारूस था, यूक्रेन था और ट्रांस काकेशियन कंट्रीज। ठीक है, जो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे थी। ट्रांस काकेशियन बोलते हैं एशिया यूरोप के बॉर्डर को, ठीक है, बॉर्डर की सीमा से लगते क्षेत्र को। तो उस समय तो 4 ही थे। कौन कौन? रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांस काकेशियन। लेकिन जो ये ट्रांस काकेशियन रीजन था ना, इसके अंदर 3 क्षेत्र आते थे। कौन कौन से? अजरबैजान आता था, जॉर्जिया आता था और आर्मेनिया आता था। और जो रशिया था इसके अंदर जो है, जो आज के समय हमारे ये जो मध्य एशियाई देश हैं, जैसे उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है और ये तुर्कमेनिस्तान है, तो ये सारे भी आते थे। तो मिला करके टोटल 7 हो जाते थे। तो आप लोग इतना ही याद रखेंगे कि 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुई और रशिया में समाजवाद की स्थापना हो गई। कुछ और एरियाज भी थे जहां पे रशिया के पैटर्न पे ही समाजवाद लाया गया और 1922 में इन एरियाज ने मिल करके यूएसएसआर की फॉर्मेशन की। टोटल कंट्रीज जो उस समय इसके अंदर शामिल थी वो कितनी थी? 7 थी। अब यूएसएसआर क्या है? यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इनको कैपिटल लिख लो, ठीक है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए 1917 में रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन हुई, वहां पे समाजवाद की स्थापना हुई। कुछ और इलाके जहां पे रशिया के पैटर्न पे ही समाजवाद जो है स्थापित किया गया
उन सब ने मिल करके 1922 में डिसाइड किया कि हम मिल करके समाजवाद पर आधारित एक राज्य बनाते हैं। और पहला राज्य, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, तो कि सोशलिस्ट स्टेट फर्स्ट कौन सा था, तो आप कहोगे 1922 में बना यूएसएसआर। तो उन्होंने मिल करके यूएसएसआर बनाया। कितने मेंबर्स शामिल थे? 7 कंट्रीज इसके अंदर 7 मेंबर्स शामिल थे। और यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। अब ये सोवियत वर्ड बड़ा आ रहा है। सोवियत वर्ड का सिंपल सा मतलब है, मैं बता देता हूं, काउंसिल। सोवियत का मतलब होता है काउंसिल। मतलब क्या कि रशिया में जब रिवॉल्यूशन हुई तो उससे पहले वहां पे मजदूरों की, किसानों की, सैनिकों की काउंसिल्स होती हैं। उसी वर्ड को हम लोग सोवियत बोलते हैं रशियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये जो सोवियत थी इनकी यूनियन बना दी गई, इसी को क्या बोला गया? यूएसएसआर बोला गया। तो यूएसएसआर की स्थापना हुई 1922 में। 7 कंट्रीज ने मिलकर के इसको बनाया और इसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत का मतलब होता है काउंसिल। अब उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद थोड़ा सा आगे चलो, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, ठीक है, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तो उसके बाद हुआ एक्सपेंशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर ने अपना एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। अब यूएसएसआर ने किया क्या? हुआ ये था कि जो ईस्ट यूरोप था, ईस्ट यूरोप, वहां पे 8 ऐसी कंट्रीज थी जिन पे फासीवादी ताकतों का राज था, फासिस्ट कंट्रोल। फासीवादी ताकतें अगर आप समझना चाहते हैं क्या होती है तो आप इटली का एग्जांपल ले लो, वहां पे बेनिटो मुसोलिनी, और जर्मनी का एग्जांपल जहां पे हिटलर। तो ये फासीवादी ताकतें थी, तो इनका कंट्रोल था। अब इनके कंट्रोल से यूएसएसआर ने क्या किया था? इन कंट्रीज को आजाद कराया था, लिबरेट कराया था। किसने? यूएसएसआर ने। अब ऑब्वियस सी बात है, यूएसएसआर ने इन 8 कंट्रीज को आजाद कराया है, तो आजादी के बाद इन कंट्रीज का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो इकोनॉमिक सिस्टम था, वो भी यूएसएसआर जैसा बनाया गया, ठीक है। और जब वो सिस्टम यूएसएसआर जैसा बना दिया गया तो उसके बाद जो यूएसएसआर था प्लस ये जो 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ये इसमें शामिल हो गई। 7 कंट्रीज यहां पे थी, 8 ये शामिल हो गई, टोटल कितनी हो गई? 15, ठीक है। तो 15 रिपब्लिक्स को मिला करके अब यूएसएसआर ने अपना एक्सपेंशन कर लिया। 8 और मिला लिए, 7 पहले से थे, और इन्हीं को एक साथ क्या बोला जाता था? सेकेंड वर्ल्ड बोला जाता था। इन्हीं को एक साथ क्या बोलते थे? सेकेंड वर्ल्ड, या तो आप बोल सकते हो सोशलिस्ट ब्लॉक। समाजवाद था इन सब के अंदर, तो इसलिए बोला गया सोशलिस्ट ब्लॉक। और सेकेंड वर्ल्ड इसलिए बोला गया क्योंकि जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो बचा कौन? पहले नंबर पे कौन आया? यूएसए। जीता कौन? यूएसए। तो वो पहला वर्ल्ड हो गया। ये हार गए, दूसरे नंबर पे आए, तो ये सेकेंड वर्ल्ड हो गया। तो इनको सेकेंड वर्ल्ड भी जो है बोला जाने लगा। तो यहां से यूएसएसआर का एक्सपेंशन हुआ, 15 कंट्रीज यूएसएसआर के अंदर शामिल हो गए। अब वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, सभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 15 कंट्रीज आपको बता देता हूं जो आप याद रखेंगे कि जो यूएसएसआर के अंदर शामिल है। मेरे साथ साथ रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो 3 भाइयों के नाम याद कर लो। कौन कौन से 3 भाई? रूस, यूक्रेन, बेलारूस। क्या याद हो गए? 3 भाइयों के नाम, रूस, यूक्रेन, बेलारूस। अब उसके बाद 3 आ जाओ आप लोग बाल्टिक कंट्रीज। कौन कौन सी? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। बाल्टिक नेशन 3, कौन कौन से? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। उसके बाद 5 कंट्रीज आ जाओ सेंट्रल एशिया की। कौन कौन सी कंट्रीज है सेंट्रल एशिया के अंदर? तो बात करेंगे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। तो 5 कंट्रीज तो सेंट्रल एशिया की हमने उठा ली। 3 कंट्रीज हमने उठा ली कहां की? यहां से। और उसके बाद अब आ जाओ आप लोग आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और लास्ट है मालडोवा, ठीक है। ये 15 कंट्रीज जो है वो यूएसएसआर का पार्ट है। 15 रिपब्लिक्स को मिला करके यूएसएसआर बनता है।
इनमें से लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया याद रखना, क्योंकि जब डिसइंटीग्रेट होता है तो सबसे पहले यही छोड़ के भागते हैं, ठीक है। तो वो 3 के नाम अलग से याद रखना। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूएसएसआर की स्थापना 1922 में हुई, 7 कंट्रीज ने मिलकर के की, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, मतलब जहां भी रशिया की तरह सोशलिज्म की स्थापना हुई थी वैसे देशों ने मिलकर के इसकी फॉर्मेशन की थी। और बाद में इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ वो भी आपको पता चल गया। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आता है अब हम सोवियत सिस्टम पे, ठीक है। यहां तक अब हमारी एक मजबूत फाउंडेशन जो है वो बन चुकी है। अब हम यूएसएसआर का सिस्टम, जो हमारा मेन टॉपिक है एनसीईआरटी का पहला, वो पढ़ते हैं। व्हाट वाज सोवियत सिस्टम? सोवियत का मतलब मैंने अभी बताया, आप लोग लिख लो यूएसएसआर। तो यूएसएसआर सिस्टम जो है वो क्या था, वही अब सारा हमें पढ़ना है। तो पहली बात तो आपने पढ़ ली, यूएसएसआर की स्थापना हुई कब? 1922 में। अब इसके बाद देखते हैं, देखो जो यूएसएसआर के मेकर्स थे, उन्होंने जब यूएसएसआर की फॉर्मेशन 1922 में की, ठीक है, और जब इसकी फॉर्मेशन की जा रही थी तो उन्होंने 3 चीजों को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया। पहला तो क्या कि यूएसएसआर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्टेट, यानी गवर्नमेंट, ठीक है। राज्य सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सभी चीजों पे कंट्रोल होगा वो किसका? स्टेट का। मैंने अभी बताया था सोशलिज्म में यही होता है, बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज, सब पे कंट्रोल किसका है? स्टेट का। तो इन्होंने कहा स्टेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और स्टेट के साथ साथ दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होगी वो कौन सी होगी? पार्टी। पार्टी मतलब कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखो, आप लोगों को मैंने अभी एक लीडर के बारे में बताया था, लीडर का नाम था लेनिन। जिस समय ये यूएसएसआर की फॉर्मेशन हो रही थी उस समय लेनिन ही यूएसएसआर के लीडर थे। 1917 से 24 तक, 1917 से 1924 तक लीडर कौन है? यूएसएसआर के लेनिन, व्लादिमीर लेनिन है। तो जिस समय यूएसएसआर की फॉर्मेशन हुई उस समय भी लीड कौन कर रहा है? लेनिन ही कर रहे हैं। तो लेनिन का मानना था कि रिवॉल्यूशन के लिए पार्टी जरूरी होती है, इसीलिए उन्होंने 1912 में बोल्शेविक पार्टी बनाई थी। उसी का नाम बाद में रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक पड़ गया था, या आप कह सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया पड़ गया था। तो उनका मानना था रिवॉल्यूशन के लिए पार्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, देश की तरक्की के लिए पार्टी जरूरी है, ठीक है। तो यूएसएसआर के मेकर्स ने 3 चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। पहला स्टेट को, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में था, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी को, और तीसरा प्लान्ड इकोनॉमी को। प्लान्ड इकोनॉमी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी वो प्लान्ड होगी, और इस पर भी जो कंट्रोल है वो किसका होगा? सरकार का होगा, स्टेट का होगा। मतलब सरकार जो है वो प्लान बनाएगी कि सरकार को अपना पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ से सरकार के पास पैसा आएगा। इसी से इन्फ्लुएंस होके तो इंडिया में 5 ईयर प्लान बने थे। तो ये 3 चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी किसने? यूएसएसआर के मेकर्स ने। क्या बात आ गई समझ में? ठीक है। तो जब आप सोवियत सिस्टम को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यूएसएसआर के अंदर इकोनॉमी प्लान थी, पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी इंपॉर्टेंट थी, और स्टेट जो है वो इंपॉर्टेंट था, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सीधे इसके फीचर्स। ठीक है, इसके फीचर्स बड़े आसान है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और बड़ा इजी सा टॉपिक है कि यूएसएसआर के फीचर्स क्या थे। तो जल्दी से कर लेते हैं। इसके फीचर्स को हम लोग जो है डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट में। पहला कि अगर हम यूएसएसआर की इकोनॉमी को देखें तो उसमें क्या क्या था। दूसरा, अगर हम यूएसएसआर का पॉलिटिकल सिस्टम देखें, पॉलिटिकल सिस्टम वो कैसा था। तो इकोनॉमिक सिस्टम देखेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे, और सरकार जो है वो समाज की भलाई के लिए कौन कौन से काम करती थी। तो आपके लोग बोल सकते हो सोशल सिस्टम जो है वो कैसा था, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इन तीनों को कवर करने के बाद फीचर्स हमें इस तरीके से समझ में आ जाएंगे कि हमें कभी भी उसे भूलेंगे नहीं। पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। तो जब हम यूएसएसआर की इकोनॉमी को देखते हैं तो आप कहोगे यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो डेवलप थी, और अगर मैं आपसे कहूं तो यूएसए को छोड़ दो, बाकी पूरी दुनिया के जितने भी देश थे उन सब से अच्छी कंडीशन में इसकी इकोनॉमी थी।
यूएसए से अच्छी नहीं थी, नो डाउट यूएसए की इकोनॉमी सबसे अच्छी थी, लेकिन यूएसए के बाद यूएसएसआर की इकोनॉमी आती थी बाकी दुनिया के कंपैरिजन में, इकोनॉमी डेवलप थी। अब इसकी इकोनॉमी को डेवलप कौन कौन सी चीजें बना रही थी? पहला, इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बड़ा अच्छा था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा था कि जो दूर दराज के इलाके होते हैं वो भी आपस में अच्छे से कनेक्टेड थे। अगर हम कहें तो इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा था, कम्युनिकेशन नेटवर्क बड़ा अच्छा था, है ना। आपस में संचार व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, आपसी तालमेल बड़ा अच्छा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन लोगों के पास एनर्जी रिसोर्स अच्छी मात्रा में था, और एनर्जी रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप इंक्लूड करते हो ऑयल को भी, ठीक है। और आप सबको पता है जिन देशों के पास भी तेल है वो देश तो अमीर होते ही हैं, उन देशों के पास तो पर्याप्त मात्रा में धनवान किस्म के देश होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, आयरन स्टील इंडस्ट्री वो बड़ी अच्छी थी। और उस समय जब आप देखोगे तो जिसका कपड़े का उद्योग अच्छा है, जिसका आयरन स्टील उद्योग अच्छा है, वो देश तरक्की पर ही रहते थे। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इनकी अच्छी थी। इसके बाद अगर बात की जाए तो इनकी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब जो डेली यूज की चीजें होती है वो बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज थी वो भी इनकी अच्छी थी। पिन से लेकर के कार तक सब कुछ ये अपने आप ही बना लेते थे, है ना। ये लोग आयात नहीं करते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे, अपने यहां पर ही बना लेते थे चीजों को। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मशीन्स होती थी, मशीनरी प्रोडक्शन जो है इनके यहां पे होता था, मशीन्स अपनी खुद से बना लेते थे, मशीनरी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छी, इकोनॉमी डेवलप्ड है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क इनका अच्छा है, एनर्जी रिसोर्सेज इनके पास है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इनकी अच्छी है, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री इनकी अच्छी है, मशीन का प्रोडक्शन ये लोग अपने आप से जो है वो इजीली कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो थी वो यहाँ की इकोनॉमी को एक अच्छी स्थिति में लेकर के आती थी। क्या बात समझ पाए? और इसी वजह से कहीं ना कहीं यूएसए जो यूएसएसआर है वो एक सुपर पावर बना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो आप इन सारी बातों को याद रखेंगे, ये इसके इकोनॉमिक फीचर्स हो गए। अब उसके बाद आती है सोशल सिस्टम। पहले सोशल सिस्टम पढ़ते हैं या सोशल फीचर्स को पढ़ते हैं, फिर पॉलिटिकल फीचर्स पढ़ेंगे। जब हम इसके सोशल सिस्टम के फीचर्स को देखते हैं तो आप लोग इसमें क्या क्या शामिल करोगे? पहली बात जो हम लोग शामिल करेंगे क्या कि गवर्नमेंट ने लोगों के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर किया था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब लोगों के लिए जो कुछ बेसिक आवश्यकताएं वगैरह है वो सरकार ने सुनिश्चित कर दी थी, और एक बेसिक जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लोगों के लिए सुनिश्चित कर दिया था। और हो भी क्यों ना, अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं थी यहाँ पे, सब लोगों के पास रोजगार था, लोगों के पास पैसा आ रहा था, लोग काम कर रहे थे, तो एक मिनिमम जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बन जाता है लोगों का। इसके अलावा दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा सरकार सब्सिडी देती थी जो भी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन यहाँ पे सब्सिडाइज था, हेल्थ केयर जो है वो सब्सिडाइज था, चाइल्ड केयर बच्चों की देखभाल, और दूसरी भी वेलफेयर स्कीम सरकार यहाँ पे बनाती थी। तो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए सरकार काम करती थी। ये सारे इसके सोशल सिस्टम के फीचर्स हो गए। अब आप कहोगे सर इकोनॉमी अच्छी है, सोशल सिस्टम अच्छा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम थी इनके पॉलिटिकल सिस्टम में। अब पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? पहला पॉइंट जो आप याद रखोगे, ब्यूरोक्रेटिक था। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब है कि जो ऑफिसर्स थे, जो नौकरशाह थे, उनका कंट्रोल था। प्लस दूसरा ऑथोरिटेरियन था। ऑथोरिटेरियन का मतलब है कि सरकार पे किसी तरह का कोई अंकुश नहीं था, कोई लगाम सरकार के कामों पे नहीं थी, पहली बात। दूसरा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अभिव्यक्ति की
आज़ादी। लोगों को अगर सरकार से कोई शिकवा है, कोई गिला है, कोई शिकायत है तो वो नहीं बोल सकते थे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे एब्सेंस था इसका, ठीक है, एब्सेंट थी। तीसरा, डेमोक्रेसी की कमी थी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी की कमी हो भी क्यों ना, क्योंकि एक ही पार्टी थी जो शासन में भाग लेती थी, जो चुनाव लड़ती थी, सब कुछ एक ही पार्टी के हाथ में था, कम्युनिस्ट पार्टी के। तो डेमोक्रेसी होगी भी कहां से? तो कम्युनिस्ट पार्टी यहां पे रूल कर रही थी, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑब्वियस सी बात है, एक ही पार्टी है तो अनअकाउंटेबल होगी, ठीक है। इसको क्या मतलब कि भाई लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये कैसी थी? अनअकाउंटेबल थी। लोगों के प्रति इसकी कोई भी किसी भी किस्म की जवाबदेही नहीं थी। और एक लास्ट रीजन जो था, फिफ्थ रीजन, वो ये कि 15 रिपब्लिक्स को बना करके यूएसएसआर जरूर बना था, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा था? केवल रशिया। हर मामले में रशिया का इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो प्रॉब्लम कॉज कर रही थी कि सरकार, जो देश का शासन था उस पर नौकरशाही हावी थी, सरकार पर अंकुश नहीं था, सारी की सारी संस्थाओं पे सरकार का कंट्रोल था, डेमोक्रेसी नहीं थी, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अनअकाउंटेबल थी, लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी, और कागजों में 15 रिपब्लिक्स मिलाकर के यूएसएसआर बना था, लेकिन एक्चुअल में हर मामले में किसका डोमिनेशन था? रशिया का डोमिनेशन था। इसी वजह से लोग तो क्या करते थे? सरकार की आलोचना कार्टून्स के थ्रू करते थे, है ना। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से जो ये पूरा जो अच्छी बातें थी वो भी कहीं ना कहीं खराब हो गई थी। और अब इसके बाद ये फीचर्स हो गए, होपफुली अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगेन कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग कि चैलेंजेस क्या क्या है। जो ये पॉलिटिकल सिस्टम था इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस आ गए, और वो चैलेंजेस क्या क्या थे उसके बाद बस बर्लिन की केस स्टडी करेंगे और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। बात करते हैं चैलेंजेस टू यूएसएसआर, ठीक है। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या थे देखते हैं। पहला, अब देखो रशिया जो यूएसएसआर था, ठीक है, वहां पे इकोनॉमी अच्छी थी, सारी चीजें बन रही थी, लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं थी जितनी यूएसए की थी। उसकी इकोनॉमी उतनी अच्छी तो नहीं थी जितनी यूएसए की थी, लेकिन एक चीज के मामले में यूएसएसआर ने यूएसए के बराबरी कर ली थी। किस चीज के बारे में? आर्म रेस के बारे में, आर्म रेस के मामले में, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर हथियार कह सकते हो, वेपन्स जो है वो बनाने में यूएसएसआर ने एग्जैक्टली मैच कर लिया था यूएसए को, यूएसए की बराबरी कर ली थी। लेकिन इसके लिए जो उसे पैसा, जो कॉस्ट चुकानी पड़ी वो बहुत ज्यादा, है ना। अब कोई देश है वो अपना सारा पैसा जो है वेपन्स पे लगा रहा है, तो उसके दूसरे एरियाज में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। और खासकर ऐसा देश जिसके पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसएसआर जो था वो यूएसए के बराबर नहीं था, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के मामले में ये यूएसए के बराबर नहीं था। हथियारों के मामले में भले ही उसने बराबरी कर ली, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना अच्छा नहीं था। अब सारा पैसा हथियारों में डाल रहे, है ना, तो जो देश की अंदर की इंडस्ट्री है जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है या लोगों के लिए खाना जो है वो ग्रो कराया जा रहा है, फूड जो है ग्रो करवाया जा रहा है, वहां पे पैसा नहीं जाएगा, और वहां पे पैसा नहीं जाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए के बराबर था नहीं। आर्म रेस में उसकी बराबरी कर दी थी वेपन्स के मामले में, और क्योंकि सारा पैसा हथियारों पे डाल दिया था तो देश के अंदर जो बाकी प्रोडक्शन का काम हो रहा था वो थोड़ा स्लो हो गया। तो आप कह सकते हो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो गई। प्रोडक्टिविटी कम हो गई, लेकिन लोगों को खाना तो चाहिए क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है। इस वजह से जो फूड है उसकी शॉर्टेज हो गई, पहली चीज। अब फूड की शॉर्टेज हो गई तो दूसरे देशों से फूड मंगाना पड़ेगा, तो इंपोर्ट जो है वो किया जाने लग गया चीजों का। एक तो ये प्रॉब्लम आ गई कि आपने हथियारों के मामले में यूएसए की बराबरी कर ली, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी बराबरी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी कम हो गई। प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से खाने की शॉर्टेज हो गई, दूसरे देशों से जो रोजाना के यूज करने वाली चीजें हैं वो भी इंपोर्ट की जाने लगी। अब देखो, भले ही प्रोडक्टिविटी कम हो गई हो,
लेकिन यूएसएसआर में तो सोशलिज्म है, उसे तो कल्याण करना है, लोगों का वेलफेयर करना है, तो इसकी वजह से वो वेजेस में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। वेजेस जो थी लोगों की वो एज इट इज बढ़ती रही। अब इन दोनों चीजों ने मिला करके क्या कर दिया, क्राइसिस की सिचुएशन ला दी। आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, फूड की शॉर्टेज है, लेकिन आप तनख्वाह बढ़ाए जा रहे हो, इंपोर्ट किए जा रहे हो, तो पैसे की तंगी तो आएगी ही। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा एक चीज और थी जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो क्या, इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। यूएसएसआर ने एक गलती कर दी। 1979 में उसने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि ताकि वहां पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएसए वगैरह है, उनका कंट्रोल रोका जा सके, उनका जो एक्सपेंशन हो रहा है वो रोका जा सके। तो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में यूएसए के एक्सपेंशन को रोकने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार थी, उसको बचाने के लिए भी, ठीक है, अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए, यूएसए को रोकने के लिए 1979 में अफगानिस्तान पे जो है इन्वेजन कर दिया, उस पर हमला कर दिया। अब ये वाला जो युद्ध है वो 10 साल चल गया, 1979 से 89 तक, और जो बचा कुचा पैसा था वो भी सारा यहाँ पे लग गया। और इसकी वजह से जो है क्या हुआ कि वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो पहले क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। अगर आप ग्राफ पे देखो तो पहले तो वो इकोनॉमी बढ़ रही थी, है ना, 22 में जब इनकी फॉर्मेशन हुई और वहां से लेके 70 तक इनकी इकोनॉमी बढ़ती गई, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ती गई। लेकिन 1970s का जो समय आया जब इसने अफगानिस्तान पे हमला किया, लेट 1970s में, उसके बाद जो इकोनॉमी है वो स्टेगनेंट हो गई, स्थिर हो गई। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन आता है, जब आप एनसीईआरटी में लास्ट लाइन देखोगे इस टॉपिक की, तो वहां लिखा भी हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द इकोनॉमी ऑफ सोवियत यूनियन वॉज फाल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टेगनेंट। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी, यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी, वो स्थिर हो गई और बाद में गिरने भी लग गई। तो उसके रीजंस क्या है, तो वहां पे ये सारी बातें आपको लिखनी है। तो यहां तक हमारा ये हो गया कि भाई चैलेंजेस क्या थे। अब हम यूएसएसआर के पूरे सिस्टम को समझ चुके हैं कि सोवियत सिस्टम क्या था। एक ओवरव्यू इस लेसन की स्टार्टिंग में दिया गया है कि भाई बर्लिन का केस क्या था, वो और देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। होप सो ये सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अब बर्लिन का केस देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है बर्लिन का। बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो पूरी दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। एक साइड ईस्टर्न वर्ल्ड था, ईस्टर्न वर्ल्ड, जिसमें यूएसएसआर का लीडरशिप था। एक साइड वेस्टर्न वर्ल्ड था, जिसके ऊपर यूएसए का कंट्रोल था। अब इनके बीच में आता था यूरोप, यहां पे कर लो यूरोप, तो यूरोप को भी डिवाइड कर दिया गया। एक साइड ईस्ट यूरोप था, एक साइड वेस्ट यूरोप था। वेस्ट यूरोप पे यूएसए का कंट्रोल है, ईस्ट यूरोप पे यूएसएसआर का कंट्रोल है। अब इस यूरोप के भी बीच में क्या आता है, जर्मनी, तो जर्मनी को भी क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, जर्मनी को भी डिवाइड कर दिया गया। एक साइड क्या है, ईस्ट जर्मनी है, और दूसरी साइड क्या है, वेस्ट जर्मनी है ना। और इस जर्मनी के अंदर अगर मैं इसको हाईलाइट करके आपको यहां दिखाऊं, मान लो ये जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी को भी डिवाइड कर दिया गया था किसमें, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, ठीक है। अब इस जर्मनी की कैपिटल आती थी यहां पे, इस कैपिटल का नाम था बर्लिन। अब बर्लिन का केस समझो था क्या, ठीक है। तो बर्लिन के अंदर हुआ क्या कि 1958 में, ठीक है, यहां के जो पढ़े लिखे लोग थे जो बर्लिन के इस साइड में रहते थे, उन्होंने दूसरी साइड जाना शुरू कर दिया। तो जो यूएसएसआर के लीडर थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने देखा कि भाई ऐसे तो ये सारे भाग जाएंगे, तो उन्होंने बर्लिन के अंदर दीवार बनवा दी यहां पे, ठीक है, बिल्कुल बीच में। बर्लिन के अंदर क्या कर दी, एक वॉल बनवा दी लगभग 150 प्लस किलोमीटर की।
इसको बर्लिन वॉल कहा जाता है। कब बनवाई? 1961 में, ठीक है, ताकि ये लोग जो ईस्ट बर्लिन वाले हैं वो वेस्ट बर्लिन में ना जा सके, तो एक वॉल बनवा दी 1961 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये वॉल बनी यहाँ पे, ताकि जो है ईस्ट बर्लिन वाले वेस्ट बर्लिन में ना जा सके। अच्छा, ये पूरा क्राइसिस जो चला कि ये वॉल वगैरह बनवाना, अच्छा वॉल हटी कब? बाद में 9 नवंबर 1989 को ये वॉल तोड़ दी गई। जो ईस्ट जर्मनी के लोग थे उन्होंने 9 नवंबर 1989 को ये वॉल तोड़ दी। तो जब ये वॉल बनी तो उसे सबसे बड़ा प्रतीक माना गया कोल्ड वॉर का, और जब ये वॉल टूटी तो माना गया कि अब वो जो कोल्ड वॉर है वो खत्म होना शुरू हो गया है। तो ये इस तरह से एक सिंबल का काम ये वॉल करती थी। बर्लिन का जो ये पूरा क्राइसिस था ये 58 से, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, 58 से 62 तक चला। इसको बर्लिन क्राइसिस बोला जाता है, ठीक है। अब बर्लिन क्राइसिस में मैंने बता दिया आप लोगों को क्या क्या चीजें थी। 1958 में जो यूएसएसआर के लीडर थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने कहा कि बर्लिन में दीवार बनाओ ताकि ईस्ट बर्लिन वाले लोग वेस्ट बर्लिन में ना जा सके। और बाद में जब क्यूबा वाला मिसाइल संकट आया तब जाकर के ये बर्लिन वाला जो क्राइसिस है ये भी खत्म हुआ, ठीक है। लेकिन इस क्राइसिस के दौरान यहाँ बर्लिन के अंदर वॉल बन गई, बाद में इस वॉल को जो है गिरा भी दिया गया। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि भाई बर्लिन जो है जर्मनी के किस हिस्से में है, तो आप कहोगे बर्लिन जर्मनी के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वर्ल्ड डिवाइड हो गया था कोल्ड वॉर के दौरान। ये बर्लिन की एक केस स्टडी थी जिसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बर्लिन क्राइसिस कब शुरू हुआ? 58 से 62 के बीच में। इसी बर्लिन क्राइसिस के दौरान बर्लिन वॉल बनी थी और बाद में इस वॉल को जो है टॉपल्ड कर दिया गया। कब? 9 नवंबर 1989 को। क्या बात आ गई समझ में? तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सोवियत सिस्टम क्या था, फीचर्स क्या थे। एक अच्छी फाउंडेशन आज हमने बनाने की कोशिश की। अब ये लेसन हमारे लिए बहुत इजी होने वाला है। बहुत सारी बातें ऑलरेडी हम लोग समझ ही चुके हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।